like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video update. हेलो स्टूडेंट्स, अपने पिछली क्लास का टॉपिक था अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म 4 थे। कौन कौन से? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक, उन्नयन, हिमांक, अवनमन और परासरण दाब। ये चारों अणुसंख्यक गुणधर्म अब हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। इससे अगला टॉपिक है प्रतिलोम परासरण। अब ये प्रतिलोम परासरण क्या होता है कि यदि परासरण दाब से अधिक दाब लगाएं, क्या करें, परासरण दाब से अधिक दाब लगाएं तो परासरण की क्रिया विपरीत हो जाती है। इसी को क्या बोला जाता है, प्रतिलोम परासरण। और इस कंडीशन में क्या होता है कि विलायक के अणु विलयन से अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विसरित होते हैं। इस डेफिनेशन को समझते हैं हम लोग। परासरण समझा था हम लोगों ने, दो तरह से परिभाषित किया था। मान लो यहां पर क्या है, जल है और अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा ये एक विलयन से क्या है, पृथक है। इसको दे दिया ए हमने और ये बी। इसमें क्या है, विलयन। यहां दो लगे हुए हैं पिस्टन। अब देखो, हम लोगों को पता है कि परासरण की क्रिया होगी। परासरण की क्रिया होगी तो विलायक के अणु क्या करेंगे, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अधिक सांद्रता से विलायक के अणुओं की ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विसरित होंगे, यानी जल से विलयन की ओर जाएंगे विलायक के अणु। तो ये जो पिस्टन है ये तो नीचे की ओर बैठेगा और ये पिस्टन क्या है, ऊपर की ओर जाएगा। अब हम लोग क्या करें, इस पिस्टन के ऊपर इतना दाब लगा दें कि विलायक के अणुओं का प्रवाह जो जल से विलायक से कहां हो रहा है, विलयन में अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा, वो क्या हो जाए, रुक जाए। वो रुक जाए, उसको हम लोगों ने क्या बोला था, परासरण दाब। यानी परिभाषित क्या किया था कि वह आधिक्य यांत्रिक दाब जो परासरण की क्रिया को रोक दे, वह आधिक्य यांत्रिक दाब जो परासरण की क्रिया को रोक दे, उसको हम लोगों ने क्या बोला था, परासरण दाब। अब हम क्या करें कि जो परासरण दाब तो वो था जो परासरण की क्रिया रुक गई। अब क्या करें, इतना दाब लगाएं, परासरण दाब से ज्यादा दाब लगाएं कि परासरण की क्रिया क्या हो जाए, विपरीत होनी शुरू हो जाए। यानी विलायक के अणु क्या हो, विलयन से अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा किसकी ओर, विलायक की ओर आ रहे हों। इसको क्या बोलते हैं, प्रतिलोम परासरण। यानी परिभाषा क्या दी कि परासरण दाब से अधिक दाब, यहाँ पर हम लोग परासरण दाब से ज्यादा दाब लगा रहे हैं, तो परासरण दाब से अधिक दाब लगाने पर परासरण की क्रिया क्या हो जाती है, विपरीत हो जाती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिलोम परासरण। और इस समय विलायक के अणु क्या हो रहे हैं, विलयन से अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विसरित हो रहे हैं। तो ये प्रतिलोम परासरण। और इस प्रतिलोम परासरण का उपयोग क्या है, इसका उपयोग समुद्री जल के विलवणीकरण में किया जाता है। समुद्री जल के विलवणीकरण में आरओ प्लांट जो होते हैं वहां पर कौन सी प्रक्रिया होती है, प्रतिलोम परासरण की प्रक्रिया होती है। और इस समय जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली के रूप में ली जाती है
सेलुलोज एसीटेट की फिल्म। अर्धपारगम्य झिल्ली के रूप में क्या लेते हैं, सेलुलोज एसीटेट की फिल्म है वो प्रयुक्त की जाती है। इसके अलावा कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली भी अपन काम में ले सकते हैं, और कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली के रूप में क्या लिया जाता है, क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड। कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली के रूप में क्या लेते हैं हम लोग, है क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड है वो प्रयुक्त किया जाता है। तो ये प्रतिलोम प्रासरण, उपयोग इसका समुद्री जल के विलवनीकरण में। यहाँ पर जो अर्धपारगम्य झिल्ली प्रयुक्त होती है उसके रूप में क्या लेते हैं, सेलुलोज एसीटेट की फिल्म, और कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं हम लोग क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सामान्य मोलर द्रव्यमान। असामान्य मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं कि यदि विलयन में विलय पदार्थ का सहगुणन हो जाए या वियोजन हो जाए, और उसके बाद अणुसंख्य गुणधर्मों के द्वारा विलय का अणुभार ज्ञात करें या मोलर द्रव्यमान ज्ञात करें, तो वो वास्तविक मानों से भिन्न प्राप्त होता है, अलग प्राप्त होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म। असामान्य मोलर द्रव्यमान। असामान्य मोलर द्रव्यमान क्या होता है कि विलयन में क्या हो, विलय पदार्थ का सहगुणन हो जाए या वियोजन हो जाए, और उसके बाद अणुसंख्य गुण धर्मों के द्वारा विलय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करें, तो वो वास्तविक मान से क्या होता है, भिन्न प्राप्त होता है। इसी को कहा जाता है असामान्य मोलर द्रव्यमान। यानी यदि विलयन में विलय पदार्थ का सहगुणन या वियोजन हो जाए तो अणुसंख्यक गुणधर्मों के द्वारा विलय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने पर वह वास्तविक मान से भिन्न प्राप्त होता है। इसे ही असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। क्या कह रहे हैं कि यदि विलयन में क्या हो, विलय पदार्थ का सहगुणन हो या वियोजन हो, तो अणुसंख्यक गुण धर्मों के द्वारा विलय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करें, तो वो वास्तविक मान से अलग प्राप्त होगा, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, असामान्य मोलर द्रव्यमान। सहगुणन का अर्थ तो है कि जो विलय पदार्थ है उसके अणु किसी भी तरह के आकर्षण बल से परस्पर
एकत्रित हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं। वियोजन का अर्थ होता है टूटना, और तो या तो वो सगुणित हो जाएं या वो वियोजित हो जाएं। तो अणुसंख्यक गुणधर्म हम लोग पढ़ चुके हैं। कितने थे? 4 थे। उन चारों के द्वारा किसी भी एक से मोलर द्रव्यमान ज्ञात करें तो वो वास्तविक मान से क्या होगा? भिन्न प्राप्त होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? असामान्य मोलर द्रव्यमान। जैसे 1 मोल सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन बनाते हैं। तो अपने को पता है कि सोडियम क्लोराइड आयनिक यौगिक है, तो ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। घोल रहे हैं हम कितना? 1 मोल NaCl। इससे अपने को विलयन के अंदर 1 मोल तो सोडियम आयन प्राप्त हो गए और 1 मोल टोटल कितने हो गए? क्लोराइड आयन प्राप्त हो गए। टोटल आयन कितने हैं? 1 और 1 कितने? 2 मोल। अब विलयन के अंदर कितने मोल आयन हैं? 2 मोल। यौगिक कितना घोला था? 1 मोल। तो अब अणुसंख्यक गुणधर्मों के द्वारा अणुसंख्यक गुणधर्म कितने मोल के कारण होंगे? विलयन के अंदर 1 मोल के कारण या 2 मोल के कारण? विलयन में तो 2 ही मोल है, 1 मोल के कारण ना होकर अणुसंख्यक गुण कितने मोल के कारण होंगे? 2 मोल के कारण होंगे। तो जो NaCl का अणुभार होता है 1 मोल का 58.5 ग्राम, 58.5 है। और इधर 2 मोल के कारण निकालें तो NaCl का जो मोलर द्रव्यमान है अपने को कितना प्राप्त होगा? 29.25 ग्राम। जो वास्तविक तो कितना होता है? 58.5, लेकिन इस विलयन के अंदर अपने को इतना प्राप्त हो रहा है। तो ये क्या हो गया? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? असामान्य मोलर द्रव्यमान। और ऐसा क्यों हुआ? ये कम क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि अणुसंख्यक गुणधर्म is inversely proportional to मोलर द्रव्यमान। यानी अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं मोलर द्रव्यमान के। अणुसंख्यक गुणधर्म जितने ज्यादा होंगे मोलर द्रव्यमान उतना ही क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ देखें 1 मोल गोला अपने को प्राप्त हो रहे हैं 2 मोल। अब 2 मोल के कारण अणुसंख्यक गुणधर्म होंगे तो अणुसंख्यक गुणधर्म बढ़ गए। अणुसंख्यक गुणधर्म ज्यादा हुए तो मोलर द्रव्यमान क्या हो गया? कम हो गया। तो ये तो हो गया वियोजन का एग्जाम्पल। सगुणन का लें कि 1 मोल एसिटिक एसिड का बेंजीन में विलयन बनाया जाए। किसमें बना रहे हैं? बेंजीन में विलयन। तो एसिटिक अम्ल के अणु क्या हो जाते हैं? परस्पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा क्या हो जाते हैं? सगुणित हो जाते हैं। और इससे एक डाइमर बना, क्या बना? द्विलक। अब 2 अणु परस्पर मिलकर एक अणु बना रहे हैं। घोल कितना रहे हैं अपने? 1 मोल। अब अणु परस्पर जुड़ते जा रहे हैं, 2 अणु जुड़ते जा रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा डाइमर बन रहा है। तो अब विलयन के अंदर कितने मोल अणु हैं एसिटिक एसिड के? कितने रहेंगे? आधा मोल ही रहेंगे, 0.5 मोल। इस कारण एसिटिक अम्ल का वास्तविक मोलर द्रव्यमान होता है 60। अब इस बेंजीन के अंदर, विलयन के अंदर एसिटिक अम्ल का मोलर द्रव्यमान ज्ञात किया जाए तो वो प्राप्त होता है 120, पहले का दुगुना प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि कणों की, विलयन के अंदर कणों की संख्या कम हुई, मोलों की संख्या कम हुई तो अणुसंख्यक गुणधर्म कम हो गए, और अणुसंख्यक गुणधर्म कम हुए तो मोलर द्रव्यमान क्या हो गया? बढ़ गया। इसको और अपन समझते हैं किससे? वान हाफ गुणांक से।
1/2 गुणांक को I से रिप्रेजेंट करते हैं। 1/2 ने क्या किया कि प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म और सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्म का अनुपात निकाला। प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म और सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्म का क्या किया, अनुपात निकाला, और उस अनुपात को ही क्या कहते हैं, 1/2 गुणांक, और I से रिप्रेजेंट करते हैं। 1/2 गुणांक बराबर क्या होगा, प्रेक्षित, प्रेक्षित का अर्थ प्रायोगिक, अणुसंख्यक गुणधर्म अपॉन सैद्धांतिक यानी परिकलित अणुसंख्यक गुणधर्म। ये प्रेक्षित और सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्मों का अनुपात क्या कहलाएगा, 1/2 गुणांक। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सैगुणन या वियोजन के बाद कणों की संख्या अपॉन सैगुणन या वियोजन से पहले कणों की संख्या। यह लिख सकते हैं 1/2 गुणांक I बराबर डेल P प्रेक्षित अपॉन डेल P सैद्धांतिक। कवथनांक नियम से निकाल रहे हो तो डेल TB प्रेक्षित अपॉन डेल TB सैद्धांतिक। और यदि निकाल रहे हो किससे, हिमांक अवनमन से, तो डेल TF प्रेक्षित अपॉन डेल TF सैद्धांतिक। और यदि निकाल रहे हो किससे, प्राशन दाब से, तो पाई प्रेक्षित अपॉन पाई सैद्धांतिक। और 1/2 गुणांक I की 3 कंडीशन अपने को प्राप्त होती है। एक तो पहली तो क्या कि यदि क्या हो, यदि विलेय पदार्थ का वियोजन हो, तो विलेय का क्या हो जाए, वियोजन हो जाए, तो I इज ग्रेटर देन 1 होगा। विलेय पदार्थ का वियोजन हो जाने पर I का मान क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा। और वियोजन की मात्रा अल्फा हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, अल्फा बराबर I-1 अपॉन n-1। इस फॉर्मूले से वियोजन की मात्रा हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। I तो क्या है यहाँ पे, अणुसंख्यक गुण, 1/2 गुणांक, तो 1/2 गुणांक -1। और n क्या है कि जिस कंपाउंड की हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो कितने अणुओं के अंदर टूट रहा है, वो क्या हो रहा है, कितने अणुओं के अंदर टूट रहा है। जैसे सोडियम क्लोराइड है तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव 2 आयनों में टूटा, तो n का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसका मान 1 से ज्यादा कैसे हुआ भाई, कि I क्या है, प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म अपॉन सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्म। तो देखिए प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म देखें हम लोग, तो NaCl 1 मोल NaCl को गोला, 1 मोल Na पॉजिटिव और 1 मोल क्या बना, Cl नेगेटिव। तो कितने मोल हो गए, आयन 2 मोल, तो 2 यहां मान 2 आना। सैद्धांतिक कितना मोल गोला था, 1 मोल, तो I बराबर क्या हुआ, I का मान आया 2, यानी 1 से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। और यदि
विलय पदार्थ का क्या हो, विलय पदार्थ का सैगुणन हो तो I इज लेस देन 1 होगा। वन हाफ गुणांक I का मान 1 से क्या होगा, अपने को कम प्राप्त होगा। और सैगुणन की मात्रा निम्न प्रकार ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, क्या, अल्फा बराबर I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। अब I का मान 1 से कम क्यों हुआ, देखें जरा। जैसे एसिटिक अम्ल का एग्जांपल ले रहे हैं तो एसिटिक अम्ल सैगुणित हो गया था, 1 मोल घोला, अब दो अणु आपस में मिक्स हो रहे थे, तो 1 मोल से कितने मोल प्राप्त हुए, आधा मोल। सैद्धांतिक या परिकलित अणुसंख्या गुणधर्म, कितने मोल एसिटिक अम्ल घोल रहे थे, 1 मोल, तो कितना प्राप्त हुआ, 0.5। 1 से क्या आ गया, कम आ गया। और यदि क्या हो, ना तो सैगुणन हो और ना ही वियोजन हो, उस कंडीशन में I का मान क्या होगा, 1 प्राप्त होगा। ये 1/2 गुणांक, यदि वियोजन हो रहा हो तो 1/2 गुणांक I का मान 1 से ज्यादा, सैगुणन हो रहा हो तो I का मान 1 से कम, और ना सैगुणन हो रहा हो और ना ही वियोजन तो I का मान कितना आएगा, 1 प्राप्त होगा। अब यदि 1/2 गुणांक I को किसके अंदर सम्मिलित कर दें, जो अणुसंख्यक गुणधर्म है उनमें सम्मिलित कर दें, तो उनके फॉर्मूले कैसे हो जाएंगे वो और देख लेते हैं। जैसे वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन था P0A माइनस PS अपॉन P0A बराबर यही था, इसमें I और सम्मिलित हो गया। इसी तरह कवथनांक नियम का था डेल TB बराबर KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। इसमें भी 1/2 गुणांक I सम्मिलित हो जाएगा, तो फॉर्मूला ये हो जाएगा। हिमांक का वनमन, उसमें भी सम्मिलित कर दें तो I इंटू KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। और प्रासरण दाब पाई का था MBV। इसके अंदर भी 1/2 गुणांक I को सम्मिलित कर दें, तो ये फॉर्मूले थोड़े से इस तरह से चेंज हो जाएंगे चारों अणुसंख्यक गुणधर्म के। ठीक है भाई। इसके बाद है वन हाफ गुणांक I व वियोजन की मात्रा अल्फा में संबंध, इसकी चर्चा कर रहे हैं हम लोग। मान लें कि माना विलयन में विलय पदार्थ A क्या हो रहा है, N अणुओं में वियोजित हो रहा है।
तथा वियोजन की मात्रा क्या है, एल्फा। तो अपने पास विलेय पदार्थ ए था, ये वियोजित होकर कितने कण बना रहा है, एन कण बना रहा है। प्रारंभ में एक मोल जब तक ना वियोजन नहीं हुआ है उस समय तक कणों की संख्या 0। वियोजन के बाद देखें या साम्य पर देखें, वियोजन की मात्रा एल्फा है, तो एक में से एल्फा कण वो वियोजित हो गए, बने कितने, एन एल्फा। तो वियोजन के बाद कुल कणों की संख्या ज्ञात करें। वियोजन के बाद कुल कणों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, अभिकारक तो है 1 माइनस एल्फा प्लस ये कितने हैं, एन एल्फा, कुल कण निकाल रहे हैं तो एन एल्फा, और वियोजन से पहले कणों की संख्या देखें तो कितनी है, 1, क्योंकि एक मोल बोल रहे थे, ये तो 0 है। और अणुसंख्यक गुणधर्म I बराबर होता है प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म अपॉन सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुण। मान रख देंगे I बराबर प्रेक्षित यानी वियोजन के बाद कितनी है, 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा, और वियोजन से पहले यानी सैद्धांतिक तो 1, I बराबर 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा, या I बराबर 1 प्लस एल्फा कॉमन ले लें तो n माइनस 1, या I माइनस 1 बराबर एल्फा n माइनस 1, या एल्फा बराबर क्या आ जाएगा, I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। तो वियोजन की मात्रा के लिए हम लोगों ने थोड़ी देर पहले यही फॉर्मूला लिखा था, एल्फा बराबर I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। इसके बाद नेक्स्ट है वन हाफ गुणांक व सगुणन की मात्रा एल्फा में संबंध। इसमें हम लोग क्या मान लें, माना विलेय ए के n अणु सगुणित होकर एक अणु बनाते हैं तथा वियोज सगुणन की मात्रा क्या है, एल्फा, n a n। तो वही प्रारंभ में देखें, एक मोल ले रहे हैं तो 0, और साम्य पर देखें या सगुणन के बाद देखें, सगुणन के बाद मोलों की संख्या,
सैगुणन की मात्रा अल्फा है, तो एक मोल में से अल्फा अणु तो सैगुणित हो गए, तो अल्फा अपॉन एन सैगुणित होकर अल्फा अणु बनेंगे। एन क्यों? क्योंकि एन अणु इसके एक एन अणु परस्पर मिलकर एक अणु बना रहे हैं, तो अपॉन एन। इसी तरह सैगुणन के बाद कणों की संख्या, तो 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन एन। सैगुणन से पहले कणों की संख्या, तो 1 मोल बोला था, तो 1 मोल। 1/2 पूर्णांक आई बराबर होता है प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म अपॉन क्या होगा, सैद्धांतिक अणुसंख्यक के गुणधर्म। मान रख देंगे ये। प्रेक्षित कण कितने हैं, 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन एन, और सैद्धांतिक है 1 मोल, यानी I बराबर 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन एन, या I बराबर 1, वही प्लस एल्फा कॉमन ले रहे हैं, तो 1 अपॉन एन माइनस क्या बचा 1। इस 1 को इसको इधर ले आए, I माइनस 1 बराबर एल्फा 1 अपॉन एन माइनस 1, या एल्फा बराबर I माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। सैगुणन की मात्रा के लिए हम लोगों ने यही फॉर्मूला लिखा था। तो ये 1/2 पूर्णांक आई और सैगुणन की मात्रा अल्फा में संबंध हो गया, और इसी के साथ ये जो लेसन है अपना दूसरा लेसन था सॉल्यूशन यानी विलयन, ये कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।